नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पठानकोट हमले के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर बढ़ा संशय। तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, 6 आतंकी ढेर। 6.7 तीव्रता के भूकंप से हिला पूर्वोत्तर, भारत 8 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मणिपुर में 7 दिन तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने की बीसीसीआई में बड़े बदलावों की सिफारिश। कहा, बोर्ड में नहीं होने चाहिए मंत्री और सरकारी कर्मचारी। सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की वकालत। शेयर बाजार में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 538 अंकों का सेंसेक्स। निफ्टी 171 अंक टूटा। बाजार पर चीन की मंदी का असर। और शिया धर्म गुरु की फांसी के बाद सऊदी अरब ने ईरान से तोड़े रिश्ते। ईरान के राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश। रूस ने की मध्यस्थता की पेशकश। और आइए देखते हैं पहली खबर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के तीसरे दिन भी आज सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनएसजी के मुताबिक एयरबेस में मौजूद 2 और आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें मारे गए आतंकियों की संख्या अब 6 पहुंच गई। लेकिन इस बीच खबर यह भी कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की सूरत में 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता रद्द हो सकती है। पंजाब में पठानकोट स्थित एयरबेस में ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार सुबह एयरबेस के अंदर क्विक रिएक्शन टीम को भेजा गया। एनएसजी ने बताया कि सेना के साथ सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पठानकोट में घुसे आतंकियों को खत्म नहीं कर दिया जाता। Operations are still going on. We have been able to eliminate the 5th terrorist. Combing and search operations continue. सरकार के मुताबिक ये फिदाइन हमला है और ऐसे ऑपरेशन में वक्त लगता है। ये वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट थे, फिदाइन थे, सुसाइड स्क्वाड था। और जब इस प्रकार का फिदाइन हमला होता है तो काफी नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन और ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है एयरबेस की, ये अपने आप में 24 किलोमीटर लंबी है। और इसीलिए उसके क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशंस में भी, कोमिंग ऑपरेशंस में भी बहुत समय लगता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले का असर भारत पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर पड़ सकता है। इस बीच सोमवार को ही इस पूरे घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा मामलों से जुड़े लोगों का कहना है कि तरीका चाहे जो हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और नवाज शरीफ बातचीत में आगे बढ़ने से पहले ये मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, जिसके कारण ये रिएक्शन हुआ मिलिट्री का। तो कॉन्फिडेंस में ले लें, वो तय कर ले, पाकिस्तान आपस में तय कर ले ना कि उसको करना क्या, तब ना बात आगे बढ़े। जी, इस बीच पाकिस्तान ने इस मसले पर पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा शुरू हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमला जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया गया है। उधर पठानकोट मामले में व्यस्तता के कारण एनएसए अजीत डोभाल ने मंगलवार से होने वाली अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। विदेश सचिव स्तर की मुलाकात दोनों देशों के बीच समेकित वार्तालाप के मुद्दे और समय सारणी को तय करने के लिए प्रायोजित किए गए थे। लेकिन चूंकि इस बीच आतंकी हमला हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर संभावना यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पर बात करेंगे और फिलहाल इसी बातचीत का प्रस्ताव रखने के लिए तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। तो इस आतंकी हमले का असर क्या भारत पाक रिश्तों पर पड़ेगा और कितना और कैसे पड़ेगा, उसका रास्ता क्या समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कमोडोर सी उदय भास्कर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अचानक जब मुलाकातें होती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में और ऐसा लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स कुछ होने की उम्मीद दिखती है, उसके बाद आतंकवादी हमले, और कमोवेश यही स्थिति पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। क्या फिर से माना जाए कि ये एक ब्रेकर के तौर पर काम करेगा आतंकवादी हमला, या जो तमाम जानकारी कहते हैं कि हमें अब बातचीत को रोक देना चाहिए कुछ वक्त के लिए, आप उससे सहमत हैं? मेरा साहब व्यक्तिगत राय ये है कि जैसे आपने कहा है, अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं पिछले 16 साल का अगर आप समीक्षा करें
मान लीजिए कारगिल से लेके आज तक, यानी कि अर्थात 1999 से लेके अभी 2016, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अटल जी थे। और हमने यही देखा कि जब भी कोई ऐसा प्रयास हुआ है, जैसे बार बार कहा जाता है कि लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल हुआ था, मनमोहन सिंह साहब ने जब अपना एक प्रकार का प्रयास किया था, मुंबई का हादसा हुआ था, और अभी कहा जा रहा है कि मोदी साहब ने लाहौर की यात्रा दोबारा की और अभी पठानकोट हो गया है। परंतु मुझे लगता है कि यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ औपचारिक स्तर पे संबंध जो हैं वो अपने पटरी पे होना चाहिए, अर्थात ये वी मस्ट रिमेन एंगेज्ड फॉर्मली पाकिस्तान के साथ। कारण ये क्योंकि इतने सारे मामले हैं जो बहुत ही जटिल हैं, और यदि हमारे बीच में ये ऑफिशियल लेवल का एंगेजमेंट या डायलॉग नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, परंतु डायलॉग इसलिए होना चाहिए, वरना ये हम एक प्रकार का मौका या अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पाकिस्तान जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहें कि हम भारत के साथ बातचीत नहीं करने के लिए वो तैयार हैं, तो हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत है, चाहे वो यूएन हो, अमेरिका हो, चीन हो वगैरह, जो कि भारत के हित में नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसको जहाँ तक हो सके, जैसे हमने शिमला में कहा था 72 के बाद, ऑल रिलेशंस, ऑल एंगेजमेंट जो है वो बायलैटरल होना चाहिए। और अभी पठानकोट जो है एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, इम्तिहान है भारत के लिए, जहाँ तक मोदी साहब का पहल था लाहौर का, और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान में कि साहब एक पोस्ट पेशावर हमने कॉन्सेंसस बनाया, बिल्कुल, जिसमें दहशतगर्दी को हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे। और हालांकि ये इतना स्पष्ट तो नहीं कहते हैं कि हमने पहले दिया है, यानी कि वो मियाँ कल्पा वाली बात नहीं है बिल्कुल, पर देखना है कि दोनों पक्ष यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल है और किस प्रकार का अभी निर्णय होगा फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के ऊपर, और वहाँ पे जब भारत जो है अपना पूरा सबूत पाकिस्तान को देगा, वो सामना करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन होता है। हमारे साथ संदीप दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर हैं, डिप्टी एडिटर हैं द ट्रिब्यून के। संदीप जी, जिस तरीके से ये हमला हुआ है और उसके बाद फिर से सवाल, मैं कहूँ कि हर बार की तरह ये खड़ा हो जाता है कि क्या बातचीत होगी या बातचीत होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि इसका सीधा असर एक बार फिर से उन रिश्तों पर पड़ेगा जिनको मैं कहूँ कि दोबारा से संभालने या संवारने की कवायद होती नजर आ रही थी पिछले साल? जो इस हमले से रिश्तों पे असर तो पड़ेगा ही, पर इस सरकार की जो ये कवायद है इस पे दुगना असर पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 12 साल मोदी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर पाकिस्तान के खिलाफ बोल कर खड़े करने में काफी मदद मिली थी, और अब अचानक उनकी अब एक पाकिस्तान की एक जिगजैग पॉलिसी चल रही है इनकी 18 महीने से, 2 बार वार्ता तोड़ी और फिर अचानक 25 दिसंबर को पहुंच जाना। और साथ साथ मोदी जी एक तो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पहली बात तो ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि बाकी पार्टियों को भी अंधेरे में छोड़ के, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। हर सरकार ने जो था ऑपोजिशन के लीडर्स को कंसेंसस किया, नेशनल कंसेंसस बनाया और उसके बाद किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हमले के बाद मोदी जी जाएंगे कहाँ, किस तरह से इस बात को संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी रेपुटेशन एक गब्बर शेर की बनाई हुई थी। और आप तो जानते ही सोशल मीडिया पे 2014 के पहले के क्लिप उनके घूम रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बातें कही थी। तो ये सिंपलिस्टिक बिल्कुल इसको नहीं देखना चाहिए पठानकोट हमले को। ये एक चैलेंज दिया गया है मोदी को, और इसको फिर मज़ार शरीफ के भी हमले से जोड़कर भी देखना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं संदीप कि जिस तरीके से ये दोनों जगहों पर अगर मैं हमले को एक साथ जोड़कर देखूं, तो क्या इस वक्त भारतीय कूटनीति और विदेश नीति के लिहाज से सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिस तरीके का स्टैंड भारत सरकार लेती रही है और आतंकवाद को लेकर सत्ताधारी दल की जो अब तक की नीति रही है? ना सिर्फ यहाँ बायलैटरल बल्कि इंटरनेशनल भी। अमेरिका का जो भी स्टेटमेंट आया उसको आप क्लोजली देखिए तो उसमें बोला गया है म्यूचुअल कंसर्न्स अबाउट टेररिज्म, यानी पाकिस्तान के भी कंसर्न्स उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिए हैं। और जब नवाज शरीफ भी गए, अमेरिका गए थे, तब भी यही स्टेटमेंट आया था, म्यूचुअल कंसर्न्स ऑन टेररिज्म। तो डिप्लोमेटिकली मोदी जी के अंदर 18 महीने में हमने तो बहुत ग्राउंड लूज किया है। मनमोहन साहब के टाइम में तो कभी भी नहीं बोला जाता था पाकिस्तान द्वारा कि म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, या डॉजियर्स नहीं सबमिट किए जाते थे, जो नवाज शरीफ ने 3 डॉजियर हिंदुस्तान के खिलाफ ओबामा साहब को दिए हैं। तो अभी वक्त की मांग है कि मोदी जी
थोड़ा सा उतरें और पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश करें, एक नेशनल कंसेंसस के बाद उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद आगे इस बढ़ा तरह- जाए। संदीप, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए उदय भास्कर साहब। लेकिन जो तमाम हर्डल्स रहे हैं, क्या उसके बाद हमें आगे बढ़ने की कवायद फिर से करनी चाहिए? और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद पर पहले फोकस करें और आतंकवाद से जब मैं कहूँ कि उसका निपटारा होता दिखे उसके बाद बाकी बिंदुओं पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। तब देखिए, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है, इसको आगे बढ़ना या इसको एक प्रकार का सफलता या विक्ट्री की तरफ नहीं देखना चाहिए किसी पक्ष के लिए। मेरा ये व्यक्तिगत राय ये है कि भारत को पाकिस्तान के साथ औपचारिक रूप के साथ एंगेजमेंट रहना चाहिए और इसमें जिन मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे वो एजेंडा हम चूज़ कर सकते हैं या हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पठानकोट के बाद, जैसे भारत ने पहले भी कहा है कि हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे और जो भी भारत के पास इस वक्त सबूत है पठानकोट के बारे में उसे टेबल पे रखना चाहिए। और साथ साथ वापस जो मुंबई का किस्सा है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हाल में ही नवाज शरीफ साहब ने एक प्रकार का कमिटमेंट दिया करने था का दबाव कि वो आगे उसको बढ़ाएंगे। यानी कि हमारे लिए जो चुनौतियां हैं, मैं कहूँगा कि उनकी फुटप्रिंट जो है उसकी रूपरेखा उसी प्रकार की है जो अटल जी के समय पे था, उसके बाद यूपीए 1 और 2 के सामने और अभी मोदी साहब की हुकूमत के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर जो नीति है, जो पॉलिसी है, जहाँ तक दहशतगर्दी और गुटों के बारे में भारत भी एक प्रकार से चिंतित है जितना कि अफगानिस्तान भी चिंतित है। तो इसलिए ये पठानकोट जो है ये पाकिस्तान के लिए भी एक काफ़ी बड़ा लिटमस टेस्ट है। यानी कि हो सकता है कि एक धारणा वो बनाने के लिए चाहते हैं कि म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, भारत के ऊपर तरह तरह के वो आरोप डाल रहे हैं। और अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जो उर्दू मीडिया है उन्होंने पूरा इसके बारे में जो व्याख्या है वो 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। उसी प्रकार का वो आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा बार बार कि आजकल के 24/7 के ज़माने में ये जो हमारी नैरेटिव है उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, हमको एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और उसी से आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। इसलिए एंगेज्ड या एंगेजमेंट रखना मैं समझता हूं कि उचित होगा। उदय भास्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। उधर पठानकोट में आतंकी हमले में शहीद हुए वायुसेना के गरुड़ कमांडो गुरुसेवक और शहीद फतेह सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। उधर एनएसजी के में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु में श्रद्धांजलि दी गई। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए। भारत माता की जय। सैन्य सलामी और नम आंखों के बीच वायुसेना के दिलेर कमांडो गुरुसेवक का उनके पैतृक निवास गरनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जब हरियाणा के गरनाल लाया गया तो चारों तरफ माहौल गमगीन हो गया। कुछ ऐसा ही माहौल शहीद फतेह सिंह के घर भी था। फतेह सिंह का भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंजाब के गुरदासपुर में अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी यहां पहुंचे। पठानकोट में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हुए एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु लाया गया। निरंजन को बेंगलुरु में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी यहां पहुंचे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान केरल के पलक्कड़ ले जाया गया। देश को एक तरफ जहां इन भारत माता के सपूतों को खोने का दुख है, वहीं इनकी बहादुरी को सलाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। पठानकोट आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। पाकिस्तान से जुड़े हमले के तार।
क्या होगा भारत पाक संबंधों पर असर? क्या होगी विदेश सचिव स्तर की बातचीत? देखिए देश देशांतर वार्ता पर संशय आज रात 8:30 बजे। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर हालात की जानकारी दी है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हालांकि आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अफगान पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए वाणिज्य दूतावास में घुसने की भी कोशिश की। Turned heavy fire to prevent militants entering into the area. Now they fired, the militants fired 5-6 RPG shells which passed consulate. 2-3 rounds hit nearby houses. Suspected 2 militants injured or dead by ITBP fire since our troops saw them being dragged away. इधर काबुल एयरपोर्ट के करीब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगान सुरक्षा बल मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के करीब घेराबंदी के काम में लगे हुए हैं। साल के पहले दिन भी तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने काबुल में फ्रेंच रेस्तरां पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर भारत में आए तड़के 6.7 के भूकंप से खासा नुकसान हुआ है। भूकंप से 7 लोगों की जिंदगी चली गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं बांग्लादेश में भी 5 लोगों की मौत हो गई है। सेना राहत और बचाव के अभियान में जुटी है। मणिपुर में सरकार ने सभी स्कूलों को अगले 7 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार की सुबह दहशत लेकर आई। तड़के करीब 4:30 बजे आए भूकंप से लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। सहमे लोग घरों से बाहर निकल पड़े। रिक्टर पैमाने पर 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके जब थमे तब हर तरफ बर्बादी का यही मंजर था। भले ही भूकंप का केंद्र मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में 17 किलोमीटर की गहराई पर था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वोत्तर भारत में दिखा। भूकंप आ गया, इतने में एक तेज झटका आया, सब बहुत तेज महसूस हुआ। बच्चे लोग सब उठ गए। बच्चे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं इतने तेज भूकंप आने से। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं बाधित हुई है। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के कामों में जुटी है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 2 एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं इम्फाल में। एक 12:15 बजे, एक 12:30 बजे। वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, स्निफर डॉग्स के साथ। और इसके अलावा एक टीम हमारी अभी सिलचर में भेजी जा रही है, अगर वहां जरूरत पड़े तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूँ और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहाँ आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। इसके अलावा इसका असर पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में भी दिखा। भूकंप से बांग्लादेश में भारी नुकसान की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार के सम विषम फार्मूले को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। आज चौथे दिन सड़कों पर विषम नंबर की गाड़ियां बहुत कम रही और जनता के सहयोग को लेकर दिल्ली सरकार बेहद उत्साहित नजर आई। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर निजी गाड़ियां सम नंबर प्लेट की हैं। दिल्ली सरकार के सम विषम नियम का पालन जनता कर रही है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है उस पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक तो कम हो गया है, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर लगा प्रदूषण मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है।
सिर्फ दिल्ली सचिवालय ही नहीं, ITO के इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ सम विषम फॉर्मूले से दिल्ली को प्रदूषण से निजात नहीं मिल सकती है। सरकार को कुछ और प्रयोग करने होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स चेंज कर दो कि आप 8 से 4 एक कर दो और 10 से 6 एक कर दो। आधे लोग सुबह 8 से 4 जाएं, आधे लोग, ताकि सड़क पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। प्लस लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सड़क के ऊपर में सिगरेट ना पिएं, आसपास की जो इंडस्ट्री है उसको भी चेक करें। हालांकि दिल्ली सरकार कई इलाकों का हवाला दे रही है जहां इस नियम के लागू होने से प्रदूषण में कमी आई है। 3 दिन का जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से दिल्ली के बॉर्डर के जो एरियाज हैं जहां रात में ट्रक्स बड़ी मात्रा में चलते हैं या NCR में जो पोल्यूशन है वहां पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम डाउन हो रहा है। सम विषम नियम से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तो कम हो गई है, अब सबको इंतजार है कि दिल्ली में प्रदूषण कब कम होगा। दिल्ली की जनता ने ऑड इवन नियम का पालन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जिस प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया था उस पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा। यानी कि एक तरफ दिल्ली सरकार की चुनौती जहां कम हुई वहां दूसरी तरफ बढ़ भी गई। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। BCCI में सुधार पर जस्टिस लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने नेताओं को क्रिकेट से दूर रखने और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है। BCCI में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा समिति ने एक तरफ जहां इसमें नेताओं को दूर रखने की सिफारिश की है, वहीं IPL के पूर्व CEO सुंदर रमन को क्लीन चिट दी है। इसके अलावा IPL और BCCI के लिए अलग संचालन संस्थाओं की सिफारिश की गई है। The governance and management of the state associations will be on line with the BCCI. लोढ़ा समिति ने सट्टेबाजी को भी लीगल करने का सुझाव दिया है। रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय संघों को केवल एसोसिएट सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस लोढ़ा ने IPL संचालन परिषद को सीमित स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा। जानकारों ने समिति की सिफारिशों का स्वागत किया है। जो उन्होंने सजेस्ट किया है पॉजिटिव नोट पे कि वो अपनी राय जो है इसको खेल को चलाने में, क्योंकि ऑफिशियल्स कम एंड गो, प्लेयर्स कम एंड गो, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज, उनका अनुभव जो है उसका इस्तेमाल जो नहीं हो रहा था वो अब होने लग जाएगा, जो बहुत समय से, लंबे समय से मांग थी। वो एक अच्छा चीज है क्योंकि IPL और BCCI को एक जैसा नहीं करना चाहिए। IPL इज डिफरेंट एंटिटी, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज है कि उनके लिए गवर्निंग काउंसिल अलग हो और इंडिपेंडेंट वर्क करे। लोढ़ा समिति ने संविधान और खिलाड़ियों के संघ के गठन की पेशकश की। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई के नेतृत्व में संचालन समिति की सिफारिश की, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ, डायना एडुलजी और अनिल कुंबले सदस्य होंगे। हितों के टकराव पर फैसला आचार नीति अधिकारी करेगा। लोढ़ा समिति ने कहा कि कोई भी BCCI पदाधिकारी लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है। ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये कहूँगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। और BCCI को अगर साफ करना है, उसकी साफ करने की मुहिम इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। डिस्टेंस होना चाहिए, और जब अगर आर्म्स डिस्टेंस नहीं होगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही हमारा ये मानना था और स्वागत योग्य है ये बात कि BCCI और IPL दोनों के दोनों एक दूसरे से आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभावित ना कर पाए। 159 पन्नों की रिपोर्ट बनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति ने बोर्ड अधिकारियों, क्रिकेटरों और अन्य जानकारों के साथ 38 बैठकें की। वर्तमान में BCCI के 30 सदस्य हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। बजट की तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कृषि जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बजट में पूर्व चर्चा में किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सेक्टर के लिए सस्ते लोन और ज्यादा बजट आवंटन की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात के साथ बजट पूर्व चर्चा का सिलसिला शुरू किया। इस मुलाकात में किसानों को सस्ते लोन पर कृषि जगत के प्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मांग हुई कि छोटे किसानों को 50,000 तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाए। गांव में किसानों को घर बनाने के लिए भी लोन की जरूरत किसान संगठनों ने बताई। हालांकि सरकार ने भी साल 2015-16 के लिए कृषि ऋण को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। Not giving a proper credit to the farmers, and only 10% of the society's farmers are getting the credit from the government. These also the RBI is saying that the credit is not commensurate with the production. They are telling that. We requested the government to see the holistic approach. 100% of the farmers has to get the credit.
किसान संगठन इस बार खराब मानसून और सूखे के चलते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचयन और माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटन भी कम से कम 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मांग है कि सूखा पीड़ित इलाकों में केंद्र सरकार की मदद से 10 लाख जल संचयन टैंक बनाने की भी मदद मिले। पिछले बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले इस तरह की बजट पूर्व चर्चा भी नीतियां बनाने और आवंटन के लिहाज से बेहद अहम होती हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पानगड़िया भी मौजूद थे। सरकार ने गांवों के जीवन स्तर को उठाने के मकसद से कृषि बजट में सिंचाई, रोड और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड के लिए आवंटन बढ़ाने के साफ संकेत दिए हैं। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रवास शेयर बाजार की जहां पर आज भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 537 अंक की गिरावट के साथ 25,623 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 171 अंकों की गिरावट के साथ 7,791 पर। सेंसेक्स में गिरावट बीते 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही और 26,000 से सेंसेक्स नीचे आ गया। मध्यपूर्व में अस्थिरता और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी भी गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह रही। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने राजनयिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दी जाने के खिलाफ ईरान में सऊदी दूतावासों पर उग्र प्रदर्शन के बीच तोड़फोड़ के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर रूस ने ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। देखिएगा, कहीं से हसन नसरुल्लाह निकलेंगे, कहीं से शेख ज़करकी निकलेंगे और कहीं से बाक़रुल नमर दोबारा निकलेंगे। तो हम देखते कि कितने बाक़रों को मारेंगे, हर घर से एक बाक़रुल नमर निकलेगा। सऊदी अरब के शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में तेहरान और मशहद स्थित सऊदी दूतावासों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। दूतावास कर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरानी सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सऊदी विदेश मंत्री ने ईरानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया। We are determined not to allow Iran to undermine our security. We are determined not to let Iran mobilize or create or establish terrorist cells in our country or in the countries of our allies. इधर अल निम्र को फांसी देने के फैसले की सऊदी अरब के सहयोगियों ने भी निंदा की है। I think that even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law, about their treatment of minorities. शेख अल निम्र को शनिवार को फांसी दी गई थी। उन पर 2011 में सऊदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की अगुवाई करने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब जाते आते आपको छोड़ जाते हैं आपको श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ।